तो नए बैच के लोगों की जानकारी के लिए मेरा नाम सौरभ चतुर्वेदी है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर बिलासपुर से आता हूँ। मैं यहाँ आकर पहले इंटरव्यू की क्लासेस लेता था कभी कभी, फिर ये नया सब्जेक्ट जुड़ा गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो इन विषयों के साथ मैं आपके सारे बैचेस में लगभग 18 से 20 क्लासेस लेता हूँ। और एक शब्द आपने सुना होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुआयामी, बहुविषयी, अंतर विषयी, एक शब्द सुना होगा। जो विषय गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा में मुझे दिए गए हैं वो वास्तव में उस चीज़ की डिमांड करते हैं जिसे हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। और आज पहली क्लास में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि जो गवर्नेंस विषय है वो किस तरीके से बहुत सारे विषयों से संबद्ध है और उसे पढ़ने के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, शुरुआती समय में मैं आपको क्लियर करूँगा। सिमिलरली जो दूसरा हिस्सा होगा इंटरनल सिक्योरिटी, जब हम उस पर आएंगे तो मैं उस पर भी बताऊंगा, वो इससे ज़्यादा डायनेमिक और मल्टी डिसिप्लिनरी है। मतलब वहाँ तो ऊपर से ही आप देख सकते हैं आंतरिक सुरक्षा के विषय में कि भाई यदि आप बॉर्डर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे और आईआर पढ़ेंगे, यदि आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कम्युनलिज्म पढ़ रहे हैं तो आप सोशल इश्यूज पढ़ेंगे। सो दैट इज़ फिनोमिनली और एक्सेप्शनली मल्टीडिसिप्लिनरी इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, मैं सिलेबस शुरू करूं उसके पहले कुछ 10 मिनट आपका लेना चाहूँगा। जब भी कोई नया शिक्षक आता है अपने साथ एक अनुभव लाता है, एक समझ लेकर आता है परीक्षा से जुड़ी, और हर विद्यार्थी की इच्छा होती है कि वो उस समझ को जानना चाहे। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि बाहर जान लें। मेरा ये मानना है ऐसी चीज़ जो सबके ज़रूरत की है 10 मिनट में काम आ जाएगी। जो बहुत समझदार हैं वो भी सुन लें, शायद कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम शुरुआत करें तो आप जो ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडी है अपना, उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करें। 3-4 बदलाव मैं आपको सुझा रहा हूँ, इस तैयारी से जुड़े, इस तैयारी के दौरान हुए परिवर्तनों से जुड़े। यदि आप इसको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा, और उसे कैसे अपनाना है इसे मैं क्लास के दौरान आपको क्लियर करूँगा सिस्टमेटिकली। सबसे पहला बदलाव ये है कि अभी तक हम क्वेश्चंस जो होते हैं उससे आंसर्स निकालते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। अब आपको आंसर्स बनाना नहीं, क्वेश्चंस बनाना सीखना होगा, क्योंकि अब आप इतनी पढ़ाई कर चुके हैं कि आप पढ़ने के बाद उस विषय से प्रश्न कैसे बनेंगे ये बना लें। और यही मैं आपको क्लास के दौरान बार बार करवाऊंगा। जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक करवाया, उस टॉपिक के कंक्लूजन में मैं एक क्वेश्चन बोलूँगा। कंक्लूजन जहाँ ख़त्म होगा वो कंक्लूजन है, और उसके आगे व्याख्या करें, विवरण दें, विश्लेषण करें, ये क्या हो जाएगा, प्रश्न। और इसलिए अगले 10 दिनों में आप बार बार सुनेंगे मेरा कंक्लूजन ही है क्वेश्चन, मेरा इंट्रोडक्शन ही है क्वेश्चन, जैसे मेरा वचन ही है शासन। आप समझ रहे हैं? मेरा ये मानना है और स्थायी तौर पर मानना है कि ये परीक्षा जिसमें 200 शब्दों में आंसर लिखना होता है, आंसर बनाने की तो है ही नहीं। क्योंकि 200 शब्द जिसने भी लिखा है वो बहुत अच्छे से ये जानता है कि कोई भी सामान्य समझदार व्यक्ति जिसने थोड़ी भी ईमानदारी से ग्रेजुएशन किया है और 24 घंटे में से 8 घंटे अपने आँख नाक कान खुले रखकर दुनिया में जो हो रहा है उसको जानता है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके थोड़ा उन चीज़ों को भी जानता है जिनको आम लोग नहीं जानते हैं करंट में, जैसे आपको यही मिल जाता है, वो हर विषय पर 200 शब्द तो लिख सकता है। अब लड़ाई इस बात की नहीं है कि 200 लिखना है, लड़ाई इस बात की है कि दूसरों से बेहतर 200 कैसे लिखना है, और जो ज़रूरी 200 है वो कैसे लिखना है। इसलिए यह आंसर नहीं, क्वेश्चन काम आएगा। और क्वेश्चन काम इसलिए आएगा कि यदि आप आपके पढ़े हुए सिलेबस के हर हिस्से में से क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, वो मंगल ग्रह से आता है या यहीं का है, तो वो ऐसा क्या बना लेगा जो आपने पहले से सोचा नहीं होगा। मेक योर ओन अनसॉल्व्ड, मेक योर ओन क्वेश्चनायर,
स्पेशली इन द केस ऑफ मेंस, क्योंकि प्री में तो बहुत सारे बना के दे देते हैं। एक टॉपिक उठाइए सिलेबस के, उस टॉपिक को 20 डायमेंशंस में तोड़िए और उस पर क्वेश्चन बनाइए, उससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है, तो एग्जामिनर क्या पूछ लेगा। बट द ट्रेजेडी विथ अस, हमारी समस्या ये है कि हम घर से आंसर लेकर चलते हैं और क्वेश्चन में कोई भी आंसर जैसा शब्द हो तो उसको लगा देते हैं, क्योंकि हमारी आदत यही रही है। और उस आदत का नाम है कि हमारे पास, मान लो हम घर से राष्ट्रपति पढ़ के गए, अब उसने पूछा राष्ट्रपतीय सक्रियतावाद 90 के दशक की विशेषता थी जो 2000 के मध्य में पुनः कमजोर हो रही है। पॉलिटी का प्रश्न, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस लगता है उनको, पर प्रश्न है, ठीक ठाक प्रश्न है। अब राष्ट्रपतीय सक्रियतावाद पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ा तो है राष्ट्रपति, तो हमने आंसर लिखा। 52 में राष्ट्रपति है, 53 में शक्ति है, 54 में चुनाव है, 55 में प्रक्रिया है, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में विशेष शर्तें, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 62 में रिक्ति। पर एंड तक क्या नहीं बताया। और तो और हम आगे चले गए और उसकी विधायी कार्यपालिका ही नहीं आई। हमने जितना उगला था सब निगल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो सक्रियतावाद क्या होता है, और इसके पीछे जिम्मेदार है हमारा एजुकेशनल सिस्टम। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि भाई वहाँ एक शब्द, यहाँ एक शब्द, और बिल्कुल उसी के हिसाब से हमको जाकर लिख देना है। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से नहीं लिखना है, अपने आंसर के हिसाब से क्वेश्चन को समझा देना है। और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रोफेसर नंबर भी देते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का तो हाल ये है, आप साइकिल आंख के सामने रखो, प्रोफेसर हैंडल के अनुसार, प्रोफेसर ब्रेक के अनुसार, प्रोफेसर सीट के अनुसार, प्रोफेसर स्पोक के अनुसार, प्रोफेसर चेन के अनुसार, प्रोफेसर टायर के अनुसार, अपने मन से लिखते जाओ। तो आपको सबसे पहले बदलना पड़ेगा कि आप आंसर्स नहीं क्या बनाएंगे, क्वेश्चंस। और ये कैसे बनेंगे मैं थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। संभव हुआ तो आज ही हम इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक। दूसरा बदलाव जो हमको लाना है, शब्द आपको कठोर लग सकते हैं लेकिन आपको करना पड़ेगा, इसी से जुड़ा हुआ है। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ पैरासाइट टू इंटेलेक्ट। परजीवी का मतलब है कोचिंग है, सर है, यहां बिठा लेंगे, बोलेंगे लो आईएएस। ऐसा नहीं होता है। परजीवी का मतलब है सब दूसरा करके देगा। तो क्या क्या करके देगा नौकरी के बाद? आगे तो बहुत कुछ आपको ही करना है। तो ऐसी निर्भरता क्यों बनाना सर पे, चाहे शिक्षण संस्थान, है ना। इतने सारे लोग हैं, जो सिलेक्ट होता है अपनी योग्यता से होता है, जो रिजेक्ट होता है अपनी गलतियों से होता है। हाँ, ये सच है कि जिम्मेदारी दोनों चीज़ की है, सिलेक्शन की भी यदि संस्थान के साथ है तो उसकी भी होगी। लेकिन आप समझिए, हम जब शुरुआत में स्कूल गए और हमसे मैडम ने कहा कि व्हाट इज़ योर नेम, इसी में माई नेम इज़ लिखा हुआ है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन से ही आंसर उठाना है। ये परजीवी बनाने की पहली लड़ाई थी, जो मैंने भी महसूस की, आपने भी महसूस की हो। पहली, दूसरी, तीसरी में गए, ट्यूशन लगा दी। अब मैडम ने कहा जो आंसर मैंने लिखाया है वही सही है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये परजीवी का दूसरा इंजेक्शन था। 8वीं पास करके सबको पीटी पीएमटी का तथाकथित वायरस काटा और हर कोई तैयार हो गया। अब कोटा दिल्ली के नोट्स या कोटा दिल्ली के टीचर और संस्थान हमारे मसीहा बन गए। ये परजीविता का तीसरा बिग डोज था कि अब ये लोग पक्का क्या बनाते हैं, आईआईटीएन बनाते हैं।
समझ में आई बात? तो हमने वहां पर जो भी तैयारी की और वहां बोला गया अपना दिमाग जो मास्टर ने समझाया है वही पढ़ना, अपने मन से। फिर इसके बाद जिनका हुआ पीटी पीएमटी, बाकी सब जो इकट्ठे हुए धोखे से इंजीनियर, फिर उनको समझ में आया कि यार इस इंजीनियरिंग का तो कोई मतलब, आप लोग जान ही रहे होंगे, मैं भी हूँ, ठीक है, और ठीक ठाक एनआईटी वगैरह से, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ मैं आप, और 2000 के पहले का एनआईटी मतलब आईआईटी हुआ करता था, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हमको ये समझ में आ गया कि ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में भी मामला ये रहा कि नहीं, वो 20 क्वेश्चन है ना। आप बताओ, जिसकी पूरी जिंदगी इस बात पे कटी है कि मन से जो दूसरा दे उसी से पढ़ना है, उसको अचानक से सिविल सर्विसेज में आके कहा गया अब मन से लिखो। अब उसको ऐसा लगता है जैसे किडनी मांग ली, क्योंकि उसको मन से लिखो तो मतलब ऐसा है उसके लिए, बोले मैं साहित्यकार नहीं बन जाता मन से लिखना आता तो 80% लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं सिविल सर्विसेज में आके, क्योंकि जो पूरी जिंदगी तन से लिखा, अब उसे कहा गया मन से लिखो। और किसी भी क्लास में यदि आप बोल दो एक काम करो अपने बारे में 5 लाइन मन से लिखो, तो ना लिख पाएंगे 50%, यहां मैं गारंटी दे रहा हूं। यदि मैं सिर्फ सबसे आसान चीज लिखने बोलूं आपको, आप अपने ही बारे में 5 चीजें या 1 पेज मन से लिखो, और आप घर पे लिख लेना, नहीं तो यदि आप मेरी बात पे भरोसा ना हो तो। भाई यहां तो इज्जत का सवाल है, लेकिन अपनी आंखों के सामने बेइज्जत होने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आप घर जाके टेस्ट कर लेना, 1 पेज में अपने बारे में मन से लिख के देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कितना डिफिकल्ट है। एंड दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट मन से लिखो, 200 शब्दों को मन से लिखो। अच्छा, माहौल भी ऐसा है देश में कि मन की बात हमारी कोई ना सुने। हाँ, वहां पे भी परजीविता है, मेरे मन की बात सुनो वाली। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर स्थिति ये है कि आपको इस प्रोसेस को, तो परजीवी जो है वो तन से लिखते हैं, वो निर्भरता पर लिखते हैं, और इसलिए उनको सोर्स चाहिए, इसलिए उनको गाइडेंस चाहिए, इसीलिए उनको, है ना, वो क्या चाहिए, सीनियर मठाधीश चाहिए, है ना। मेरे सीनियर भैया जिन्होंने मेरे को गांव से बुलाया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा करना है। अच्छा, वो भी तय करके बैठा, मैं भी पंचवर्षीय बना चुका हूँ, इसकी तो बनवाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं इसको। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो हमको ये लगता है कि नहीं इसी से चलेगा, ठीक, और फिर इनके बाद एक मेंटोर, क्या बोलते हो, वो चाहिए। मतलब वी आर ऑलवेज सीकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर समवन जो ऐसे निकालेगा, बबूत खिलाएगा, कलेक्टर। बिकॉज वी आर द पीपल हु बिलीव इन अवतार, चमत्कार, ये हमारी ट्रेडिशनल वो है ना। वी आर द पीपल, हम बाई हार्ट ऐसे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि कुछ कोई बाबा आएंगे पार लगाएंगे, ऐसा होता है ही नहीं। और बुद्धिजीवी का सीधा सीधा मतलब है एंड योर डिपेंडेंस ऑन एनीवन। यू आर केपेबल इनफ, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ग्रेजुएशन करवाया है, तुम इस देश के उन 50,000 फॉर्चुनेट लोगों में से हो। 50,000 से 1 लाख हो सकते हैं, हिंदी मीडियम में तो 50,000 भी बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूं मैं, जिनको कोचिंग करने का मौका मिलता है दिल्ली में। यदि 5 लाख लोग ये परीक्षा देते हैं, मैं एक रेशियो के लिए बोल रहा हूं, और तुम 50,000 में हो, तो मतलब ये तुम्हारे मम्मी पापा का सेक्रीफाइस है कि तुम्हारे लिए 90% कंपटीशन उन्होंने हटा दिया। तो वास्तव में ये परीक्षा तुम नहीं, तुम्हारा परिवार दे रहा है, जिसने तुम्हारे लिए 90% लोगों को हराने का त्याग कर चुका है।
अब इसके बाद भी तुम 10% में पार ना पा पाओ तो यमुना में पानी भी है। बाकी ऐसी हालत में तो चुल्लू भर भी। आपको खराब लग सकता है लेकिन आप समझ के देखो, मैं उस जगह से आता हूं जहां पर कोई चिट्ठी लिखता है, मास्टर महुआ बेच के 300 रुपया इकट्ठा किया हूं, पढ़ाएगा क्या।